इकोनॉमिक्स में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम 10th क्लास की बुक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट। हमने मनी एंड क्रेडिट में आपको बहुत अच्छे से मनी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, और जब हम वो मनी का कॉन्सेप्ट बता रहे थे जिसमें हमने मॉडर्न मनी को जब स्टडी किया तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझा कि जो स्टॉक ऑफ मनी है, दिस स्टॉक ऑफ मनी, अभी तक की क्लास जो हमें सिखा रही है वो ये कि हम दो चीज़ों को स्टॉक के रूप में मानेंगे मनी के। पहला, द कैश हेल्ड विद द पीपल, सो कैश जो लोगों के पास है। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मेनली जो आप बैंक्स में सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट खुलवाते हैं, जो आपकी डिमांड पर अमाउंट जब चाहे विड्रॉ होती है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर था चेक्स। आज की डेट में तो एटीएम और डेबिट भी आ गए, अभी किताब में चेक्स की बात हम चेक ही करेंगे। तो चेक का क्या प्रोसीजर है, कैसे इशू किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, हमने ये सारा समझा था। और हमने लेक्चर इस बात पर अंत किया था कि हम अपने अगले लेक्चर में आपको चेक दिखाएंगे। ज़िंदगी के सारे मज़े देने के साथ साथ अब जो अगले 80-90 मिनट तक हम चलेंगे लेक्चर में, निर्बाधित चलेंगे, सारा चैप्टर ख़त्म कराएंगे। आनंद आ जाएगा आपको, ऐसा आनंद कि घर जाके दो बार और सुनने का मन करेगा कि फिर सुन ले, फिर कर लें, फिर हो जाए। आओ पहले चेक दिखाएं। आज पूरी ठंड मची है क्लास में, एसी दो पूरा चरम सीमा पे हैं अपनी। बच्चों की नासिकाएं जम चुकी हैं, छींकें मार मार करके तापमान सेट हो रहा है। किताब में ये चेक है, तो चेक देखिए। सबसे पहले कॉर्नर पे 2 लाइनें लगाई जाती हैं, लिखा जाता है अकाउंट पे ही, ताकि जिसको चेक इशू कर रहे हैं उसके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट होगी। अकाउंट पे ही चेक है, तो जिसके नाम का चेक कटा है उसका नाम लिखा है, जिसको इशू किया आपने। तो पे प्रेम कुमार, कितना रुपीज़, कितने 57,000 ओनली। तो प्रेम कुमार के अकाउंट में 57,000 जाएंगे। यहाँ पर फिगर्स में नंबर लिख दिया, जिसने इशू किया है चेक, यहाँ पर उसके साइन हो गए। अब ये जो 6 डिजिट्स नीचे लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये चेक नंबर होता है। जब आप किसी को चेक इशू करते हैं, आपकी चेकबुक में स्टार्टिंग में एक पेज होता है जिसमें चेक से जुड़ी डिटेल मेंशन कर सकते हैं कि कितनी तारीख को कौन सा चेक नंबर किसको इशू किया, वहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। तो ये चेक नंबर होता है। इसके अलावा ये जो सारे दिए होते हैं, ये वो कोड यू होते हैं जिन कोड के वाया बैंक्स अमाउंट को ट्रांसफ़र करने में सफल होते हैं। इसके अलावा ये अकाउंट नंबर का कॉलम है। जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया है, द पेयर, उसका अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन है, यानी कि जिस अकाउंट से पेमेंट डेबिट होगी, तो जिस अकाउंट से पेमेंट डेबिट होगी निकलेगी, उसका अकाउंट नंबर है, उसके साइन हैं, अमाउंट है इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। जिसके नाम का चेक है उसका नाम है, ऊपर अकाउंट पे ही है, यहाँ बैंक का नाम लिखा रहता है। और ये 1 2 3 4 5 ये बैंक की ब्रांच कोड है, ठीक है, ये ब्रांच का कोड है। ज़्यादातर चेक्स में IFSC कोड भी होता है, उसकी मदद से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं इमीडिएटली। ओके, तो ये है पूरा का पूरा चेक, दैट्स ऑल। जब हमने चेक्स की बात की, हमने देखा आपने अकाउंट्स खुलवाए, बैंक से बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हुई, तो ऑटोमेटिकली एक चीज़ एग्जिस्टेंस में आई कि जब हम मॉडर्न मनी की बात कर रहे हैं, तो उस मॉडर्न मनी सिस्टम में हम बैंक्स को छोड़ के नहीं चल सकते। मतलब बैंकिंग इज़ स्ट्रांगली कनेक्टेड with the modern money system. Without banking you cannot have bank accounts, you cannot have deposits, you cannot have checks, you cannot have ATM, debit card, credit card, nothing. तो आपके पास ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन आज की डेट में आपके पास चेक्स हैं, आपके पास डेबिट कार्ड्स हैं, आपके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती हैं। पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती है ना, POS मशीन्स, दुकानों में जाते हैं, स्वाइप करते हैं, वो जिस मशीन में आप स्वाइप करते हैं उसे POS मशीन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल स्वाइप मशीन्स हैं। आपके पास QR कोड्स होते हैं ना ये सब। तो ये चेक, डेबिट, POS स्वाइप, QR कोड्स, ये सारी चीज़ें आज की डेट में डिमांड डिपॉजिट से जुड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं। ओके, और इनके दम पर ही तो तमाम ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ये हो रही हैं बैंकिंग चैनल्स के वाया। तो बैंकिंग चैनल्स आज की मॉडर्न मनी का एक अभिन्न अंग है।
यहीं से एग्जिस्टेंस में आते हैं हमारे स्टडी मैटर में बैंक्स। तो जब हमने ये कहा कि आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए कमाया, 1 लाख रुपया आपने अगले अपने खर्चे वगैरह में निकाल दिया, 20,000 रुपया आपने अपनी ज़रूरतों के लिए कैश रख लिया, 80,000 आपने जो है वो जमा करा दिया बैंक में। अब बैंक के पास 80,000 गया, तो हमने आपको ये बताया कि जब आपने अपने सेविंग अकाउंट में 80,000 जमा कराया था, बैंक ने आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट भी पे किया। अलग अलग बैंक्स में इंटरेस्ट वेरी करता है। अमूमन आप इसे पकड़ के चलिए सेविंग अकाउंट पे 3%, 2.5 से 3% के अराउंड ये चलता है। तो 3% के अराउंड बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। बैंक ने ये कैसे पे किया? फर्स्ट क्वेश्चन कि बैंक ये इंटरेस्ट कैसे पे कर पाया, हाउ। सेकंड क्वेश्चन इज कि बैंक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहा है, तो बैंक के खुद के एक्सपेंडिचर कैसे मैनेज हो रहे हैं, बैंक के फंक्शंस कैसे मैनेज हो रहे हैं। आपको उसने चेक बुक दी, डेबिट कार्ड दिया, सारी चीज़ें आपको दी, तो आपको सर्विसेज भी दे रहा है, आपको गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी दे रहा है, आप उसके पास अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, उसका स्टाफ है पूरा। ये सारे एक्सपेंडिचर्स बैंक कैसे निकालता है। जब हम इन चीज़ों की चर्चाएं करते हैं तो हम एक नई चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्या है, जब हम मनी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो उसके साथ एक और चीज़ प्रिवेल करती है सोसाइटी में। वो क्या है? दैट इज़ क्रेडिट, जिसके बिना मनी का टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। क्रेडिट सिंपली समझिए जैसे ऋण, जैसे लोन, जैसे कर्जा। तो कर्जा, ऋण, लोन, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इस क्रेडिट यहाँ से समझ आएगा कि बैंक कैसे फंक्शन करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये बैंक है, आप डिपॉजिटर हैं, यू आर डिपॉजिटर। सो पर्सन ए इज डिपॉजिटर, आपने डिपॉजिट कराए 1 लाख, और बैंक ने आपके नाम पर डिपॉजिट अकाउंट वहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। तो बैंक को आपने जब 1 लाख रुपया दिया, बैंक के सिर पर जिम्मेदारी है आपके मांगने पर वो 1 लाख रुपया आपको देना और उस 1 लाख पर ब्याज देना। तो इस तरह से आपने जो डिपॉजिट्स कराए हैं बैंक में, बैंक के वो सारे जो डिपॉजिट्स हैं, दोज डिपॉजिट्स आर लायबिलिटी। बैंक के सिर पे वो जिम्मेदारियां हैं, देनदारियां हैं, लायबिलिटीज़ हैं। तो इनको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। जिम्मेदारियां, देनदारियां, कभी तो बैंक को देना है, बैंक का अपना नहीं है वो। अब आपने जो बैंक को 1 लाख दिया, बैंक उसका क्या करेगा? उसका कुछ अमाउंट, जैसे कि सपोज कीजिए 15%, यानी कि 15,000 रुपया बैंक अपने पास मेंटेन करेगा एज अ कैश, क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप जा सकते हैं कैश लेने, तो देना ही पड़ेगा बैंक को। जो रेस्ट ऑफ द 85,000 है, बैंक उसको लेंड करेगा। तो डिपॉजिटर डिपॉजिट कराता है, वो अमाउंट बैंक की लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन वो जो पैसा बैंक के पास आया, बैंक उस पैसे को आगे लेंड करता है। जब बैंक लेंड करता है मतलब बैंक क्रेडिट देता है, बैंक लोन दे रहा है। तो लेंडिंग करना, क्रेडिट देना, लोन देना, मतलब बैंक कर्जा देता है, और वो किसके पास जाएगा? बोरोवर। तो बैंक को पैसा देने वाला डिपॉजिटर और बैंक से पैसा मांगने वाला ब्याज कर्जे पर, दैट इज़ बोरोवर। तो बैंक का रिश्ता इन 2 लोगों से मेनली होता है, जिसके दम पर बैंक फंक्शन करते हैं। एक डिपॉजिटर, एक बोरोवर। डिपॉजिटर पैसा डिपॉजिट कराता है, बोरोवर पैसा लेता है। तो बैंक के पास 1 लाख रुपया, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट समझो, कैश को छोड़ो, बैंक ने वो 1 लाख रुपया बोरोवर को दे दिया। तो बोरोवर से बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बोरोवर बैंक को इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट पे करेगा, ओके, बोरोवर। और बैंक डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे करता है। समझ में आया? तो ऐसे में बैंक क्या करता है? बैंक ने आपको डिपॉजिटर को 3% इंटरेस्ट दिया था। बैंक अपने सारे खर्चे देखेगा, सब कुछ देखेगा, थोड़ा सा कुशन इफेक्ट भी रखेगा सेफ साइड, कि कोई समस्या हो जाए तो उस चीज़ को ध्यान में रखेगा। और अपने मुनाफे, तो अपने प्रॉफिट्स, अपने खर्चे, थोड़ा सेफ साइड के लिए
और अपनी ब्रांच एक्सपेंशंस, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बैंक एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा जिस इंटरेस्ट पे वो बोरोवर को पैसा देने वाला है। तो आपको बैंक ने 3% दिया, उसको बैंक कम से कम 8% पर लेंड करेगा बोरोवर को। तो मतलब 5% एक्स्ट्रा, उससे 8% लिया ब्याज, आपको दिया 3% जमा कराने वाले को, तो 5% बैंक के पास बच रहा है। इसी से बैंक के मुनाफे बनते हैं, इसी से बैंक के खर्चे निकलते हैं, स्टाफ की सैलरी, बिल्डिंग का किराया, बिजली का बिल, पेपर का खर्चा, सब कुछ। और इन्हीं पैसों से बैंक अपने एक्सपेंशंस करती है और इन्हीं पैसों से बैंक अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स देती हैं। क्लियर? इतनी बात समझ आई? तो ये 5% बैंक के लिए बहुत होता है। इस तरह से बैंक यहाँ पर क्या है? फैसिलिटेटर। बैंक मनी के सर्कुलेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो देखिए मॉडर्न मनी सिस्टम में बैंक्स कितने इंपॉर्टेंट हो गए। बैंक आपकी सरप्लस मनी को डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो उस मनी को प्रोडक्टिव बना रहे हैं। पहला, आपको ब्याज देकर, तो वो पैसे पर पैसा बना रहे हैं। दूसरा, उस मनी को सोसाइटी में डिसबर्स करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपया ब्याज पर लिया है उस पैसे से हो सकता है उसे आगे कोई खेती करनी हो सकता है कोई बिज़नेस करना हो सकता है कोई घर बनाना हो, कुछ भी वो कर रहा है, किसी न किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। तो बैंक्स ने वही पैसा यूज़ करके उसको प्रोडक्टिव यूज़ में लगा दिया, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगा दिया, डेवलपमेंट में लग गया। तो इस तरह से बैंक मनी क्रिएशन में, मनी सर्कुलेशन में बड़ा रोल प्ले करता है। मनी क्रिएशन में कैसे? वैसे तो आगे जाके समझना था, पर अभी समझ लीजिए। सपोज़ कीजिए कि इस धरती पर मान लीजिए कि अभी 1 ही लाख रुपया है और वो इस पर्सन ए के पास है, तो इसने 1 लाख रुपया बैंक में जमा करा दिया और वो 1 लाख रुपया इस बोरोवर बी को, पर्सन बी को बैंक ने दे दिया। उसने वो 1 लाख रुपया लगा करके खेती की और असल में जो उसको फसल पैदा हुई वो 2 लाख रुपए की हुई। उसने 1 लाख रुपया बैंक को वापस कर दिया और 1 लाख रुपया अब उसके पास है। तो ऐसे में जब बैंक को उसने 1 लाख रुपया वापस किया, पर्सन ए ने अपना 1 लाख रुपया निकलवा लिया। तो जब शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 1 लाख रुपये था इन टोटल, लेकिन अब 2 लाख है इन टोटल। पर्सन ए के पास 1 लाख जो उसने जमा कराया था और बोरोवर के पास भी 1 लाख, क्योंकि उसने कुल 2 लाख की खेती की। 1 लाख उसने बैंक को वापस किया, 1 लाख उसके पास पड़ा है। इस तरह से 1 लाख ने नए 1 लाख को जन्म दिया। मतलब सोसाइटी में मनी क्रिएशन हुई, मतलब वेल्थ क्रिएट हुई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे करके ये चीज़ की जाती है। ओके, तो ये ज़रूरी होता है कि मनी ज़्यादा से ज़्यादा हाथों में एक्सचेंज हो। मनी जितने हाथों में एक्सचेंज होगी उतने ही लोगों को वो प्रोडक्टिव बनाएगी, रोज़गार देगी। और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हाथों में एक्सचेंज करने का काम कौन करता है सुमित? बैंक्स ये काम करते हैं। तो इकोनॉमी की प्रोडक्टिव स्ट्रेंथ को डेवलप करना, हार्नेस करना, लोगों को रोज़गार प्राप्त हो, उद्योग जगत बड़े फूले फैले, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ों में बैंक की भूमिका बहुत अहम है और बैंक अपना वो रोल प्ले कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डन? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए 1 लाख रुपया डिपॉजिटर ने जमा कराया था और बैंक ने आगे पूरा 1 लाख रुपया दे दिया और डिपॉजिटर पहुंच गया अपना पैसा लेने कि मुझे ज़रूरत पड़ गई, पैसा दे दो। बैंक पैसा नहीं दे पा रहा है, ऐसे बैंक काम नहीं करते। तो बैंक को उसकी डिमांड को प्रोविज़न करना ही पड़ेगा। इसीलिए सर्टेन रूल्स बनते हैं और वो रूल्स ये हैं कि बैंक्स के पास जितना पैसा आएगा उसका एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट बैंक्स अपने पास ऑलवेज़ मेंटेन रखेंगे एज अ कैश रिज़र्व, जिसकी वजह से बैंक डेली लाइफ में जो लोग अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा मांगते हैं उन पैसों का प्रोविजंस कर सकें, उनकी डिमांड को सर्व कर सकें। अलग अलग समय पर ये कितने % रखना है कैश, ये अलग अलग अमाउंट में, परसेंटेज में डिसाइड होता है। इसे डिसाइड करवाने का काम करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया,
क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही सभी बैंक्स का रेगुलेटर है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से ही लाइसेंस मिलने के बाद कोई बैंक खुल पाता है, तो रिज़र्व बैंक ही ये सारी चीज़ें तय करवाता है। इट इज़ द रेगुलेटर। तो ऐसे में बुक में फ़िलहाल आंकड़ा 15% का दिया है। तो ऐसा मान लो, सपोज़ करो कि 100 लोगों ने उस बैंक में अकाउंट खुलवाया है। ऐसा तो नहीं है कि सेम डे पे ही सारे आ जाएंगे पैसा लेने, 8-10 लोग आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि 100 के 100 सारे आ जाएं लोग, अगर तो अपना सारा ही पैसा ले जाएंगे। कुछ 8, 10, 15, 20, 25% अमाउंट ले जाएंगे। तो इसलिए एक सर्टेन फिगर रहती है कि इतना का पैसा बैंक के पास रहे कि बैंक सबकी मांग पूरी कर सके। लेकिन सपोज़ करो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि एक ही समय में साइमल्टेनियसली तकरीबन बैंक के सारे डिपॉजिटर्स आ गए और अपने पैसों की मांग करने लगे। ये ज़्यादातर तब होता है जब कोई पैनिक हो जाए या बैंक के डूबने की खबर आ जाए या कोई नुकसान हो जाए। ऐसी कंडीशन में जब बैंक उनके विड्रॉल की डिमांड को सर्व नहीं कर पाएगा, बैंक कैश देते देते खाली हो जाएगा और बाकी लोगों को नहीं दे पाएगा, तो हम कहेंगे दैट बैंक इज़ रनिंग आउट ऑफ कैश। बैंक इज़ रनिंग आउट ऑफ कैश। इसको शॉर्ट टर्म में कहते हैं बैंक रन। तो बैंक रन हो जाएगा। तो ये MCQ आता होता है कि अगर अचानक से बैंक में विड्रॉल की मांग बढ़ जाए, तकरीबन साइमल्टेनियसली मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर अपना पैसा मांगने आ जाएं और बैंक इज़ अनेबल टू सर्विस दैट डिमांड, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ बैंक रन, कि बैंक रन हो गया। ओके ये क्वेश्चन आपके NCERT में पूछा गया, इसलिए मैंने बता दिया छोटे से डब्बे में, बट अभी उन्होंने पढ़ाया नहीं है, अगली क्लासेस में पढ़ाएंगे। आई होप अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जब मैंने ये कहा कि बैंक्स क्रेडिट देते हैं तो एक सवाल आता है, क्रेडिट देते हैं मतलब क्या है ये क्रेडिट? कौन लेता है ये क्रेडिट? क्या ज़रूरत है क्रेडिट की? हु, वाई, व्हाट आता है ना, व्हेन। इन्हीं सवालों में जियोगी तो कामयाब हो जाओगी। पूछो मुझे किन चीज़ों में जीना है सर? पूछो व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ। कुछ भी सामने आए तो ये 4 चीज़ें, व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ। अभी इतना ही, बाकी आगे का बाद में बताऊंगा। तो चलो, तो क्रेडिट व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ करते हैं। देखो नैना बेटा, इधर इसका कुछ ना कुछ आकार है, ध्यान दो, फोकस करो। तो ऐसे में अब क्या करना है? क्रेडिट का सिस्टम क्या है? हर इंसान तकरीबन क्रेडिट में डील कर रहा है, हर इंसान। आप कहेंगे कैसे प्रूव करो? आओ प्रूव करते हैं, आपको अभी इमेजिन हो जाएगा। सपोज़ करो एक व्यक्ति है और वो शू मेकर है, जूते बनाता है। सपोज़ करो 2 महीने बाद एक त्यौहार है और उसको 3000 जूतों का ठेका आ गया, ऑर्डर आ गया, 3000 शूज़, 3000 शूज़। उसकी कैपेसिटी है अगले 2 महीने तक 300-400 शूज़ बनाने की। कैसे तय हुई ये कैपेसिटी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास लेबर कितनी है, उसके पास कैपिटल कितना है। कैपिटल में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो जैसे उदाहरण के तौर पर उसके पास लेदर कितना है अभी, और कितना लेदर परचेज़ करने के पैसे हैं। तो लेदर कितना है, मनी, अधेसिव, जोड़ने के लिए बहुत केमिकल लगाने पड़ते हैं ना, ये सब कितना है, इस पे डिपेंड होता है। तो जितनी भी जेब में पैसे हैं, जितनी की लेबर है, हिसाब किताब लगा लो सारा, 400 जोड़े जूते बना सकता है नॉर्मल। पर ऑर्डर आ गया 3000 शूज़ का। कैसे चले सोसाइटी? उसे रोक दें, उसे कहो कि 400 जूते बना, चुप करके जितने बना सकता है। अवसर मिल रहा है 3000 जूते बनाने का, प्रगति करने का, साइज बढ़ाने का, एक्सपेंशन का, वेल्थ क्रिएशन का, तो कैसे चूकने दें? एक आशीर्वाद होगा ईश्वर का। वो क्या? जो इस असंभव कार्य को संभव करा सकेगा। इस आशीर्वाद को कहते हैं क्रेडिट। क्रेडिट विल मेक इट पॉसिबल। कैसे? सबसे पहले वो जिसने ऑर्डर प्लेस किया है
उससे क्रेडिट लेगा कि 1000 शूज़ की पेमेंट एडवांस कर दो। तो सबसे पहले एक एडवांस आएगा 1000 जूतों का, क्रेडिट 1। सेकंड, जिससे हमेशा चमड़ा लेता है लेदर, उसको बोलेगा कि मुझे 400 जूतों के लेदर के पैसे, चमड़ा के पैसे देने के पैसे हैं, मुझे 3000 जूतों का चमड़ा चाहिए, चमड़ा दे दो, 2 महीने बाद की पेमेंट का प्रॉमिस करता हूँ, 2 मंथ्स बाद आई विल पे। तो क्रेडिट में आएगा लेदर, क्रेडिट में आएगा अधेसिव। ओके, सो अधेसिव आया, लेदर आया, और जो 1000 जूतों की एक्स्ट्रा एडवांस पेमेंट उसने कर दी, उससे एक्स्ट्रा लेबर को पैसा दिया। इसकी वजह से लेदर, अधेसिव, क्रेडिट, 1000 जूतों की पेमेंट एडवांस में बिना डिलीवरी दिए अभी आ गई है, क्रेडिट। तो लेबर, लेदर, अधेसिव, 3 वर्किंग कैपिटल अरेंज हो गए। 2 वर्किंग कैपिटल और 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अरेंज्ड। प्रोडक्शन स्टार्ट। 2 मंथ्स के बाद जूते बने, जूते डिलीवर, जूतों की पेमेंट आ गई। लेदर वाले को लेदर की पेमेंट कर दी, अधेसिव वाले को अधेसिव की पेमेंट कर दी, और जो 300-400 जूते बेचने वाला इंसान था उसने 3000 जूते बेच दिए, 10 गुना। 300 जूते बेचने वाले ने 10 गुना जूते, 3000। और अगले 6 उसका ऑर्डर इतना पसंद आया क्लाइंट को, और उसकी मांग इतनी बड़ी मार्केट में कि अगले 6 साल उसका ये साइकिल चल गया। उस व्यक्ति का आर्थिक स्तर क्या हो गया होगा? एक छोटी सी दुकान से वर्कशॉप, वर्कशॉप से छोटी सी फाउंड्री, फाउंड्री से फैक्ट्री, वो तो फैक्ट्रियों वाला हो गया, कहते होते फैक्ट्रियां वाला हो गया, तो वड्डियां कोठियां वाला हो गया। किसने करवाया? क्रेडिट। क्रेडिट का जादू ना होता तो कई लोग कहते हैं ज़िंदगी में हमें समझाया गया कुछ भी करना बट क्रेडिट मत लेना। वो इसलिए समझाया गया है कि जिसने समझाया उसको डर है कि तुम लेके उड़ा दोगे, वरना क्रेडिट के बिना साइज़ कहाँ से बढ़ेगा। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है फिर क्रेडिट नुकसानदायक कैसे? हम तो हमेशा से बताते हैं कि अगर एक क्रेडिट जीडीपी ग्रोथ का एक अच्छा रीज़न बन रहा है और क्रेडिट से कैपिटल बन रहा है, प्रोडक्टिव चीज़ें हो रही हैं, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है क्रेडिट की। क्रेडिट तो ज़रूरी होता है साइज़ बढ़ाने के लिए। कोई तरक्की प्रगति करना चाहता है तो क्रेडिट कैसे नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर अब आपने ये देख लिया, तो इस तरह से इमेजिन करो, छोटे छोटे कपड़े सिलने वाले, छोटे छोटे काम करने वाले, हर रोज़ हर आदमी तो एक तरह से क्रेडिट में है। जैसे शुरुआत सुनिए, छोटी सी आपके मोहल्ले में किराने की दुकान है, छोटे छोटे लाल लाल रंग के, सफ़ेद सफ़ेद रंग के छोटे छोटे टेम्पुओं में सौदे डाल गए उसे होलसेलर, और हफ्ते बाद आते हैं बिल लेने, तो कहते हैं भाऊजी पेमेंट कर दोगे थोड़ी? वो कहता हफ्ता रुक जाओ, और अभी 2 हफ्ते उसे चीज़ क्रेडिट पे मिली। अच्छा, आपने उससे राशन ले लिया और क्या बदले में दी? जेब से निकाल के डायरी, लिख दो अंकल जी। उसने लिख दिया, महीने बाद हिसाब कर दिया। क्या है ये? क्रेडिट। थोड़ा अब इस तरह से प्रोसेस करना, हर व्यक्ति लगभग क्रेडिट में चल रहा है, सिस्टम क्रेडिट में चल रहा है। सर्विसेज ले ली आपने लेबर की, काम वाली लगा ली घर में, कोई लगा लिया, पे कब किया उसे? महीना काम करवाने के बाद। उसके पहले दिन के काम की पेमेंट उसे कब की? 31वें दिन। क्रेडिट। ऐसे ही क्रेडिट चल रहा है। ओके, तो इस तरह से कोई आदमी कहते हैं बाबूजी हम क्रेडिट पे काम नहीं करते, आज काम किया है, आज की दिहाड़ी, आज की आज, तो फॉरेन सोसाइटीज़ में बड़ी क्रांतियाँ आई, बड़ी कुछ हुआ, तो फिर डिसाइड हुआ कि वीकली पे आउट कर देना है या 3rd डे पे आउट कर देना है। तो वहाँ पे हर हफ्ते तनख्वाह आ जाती है चुप करके, तो इसलिए वहाँ पे वीकली। और ऐसा भी नहीं, वहाँ पे तो आर्ली बेसिस पे भी वेजेस सेट कर ले सकते हैं आप, दिहाड़ी बेसिस पे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो एवरीबडी इज डीलिंग विद द क्रेडिट, बट उसे लग रहा है कि क्रेडिट बस वही है जो बैंक से लोन मिलता है। ना ना ना, वो नहीं है। सारा बाजार अपने 4 तरफ घूम के देखना, सब क्रेडिट हो रखे हैं, क्रेडिट पे ही सब चल रहा है। तो वो कहते हैं बाबूजी सब क्रेडिट पे ही चलता है, इसलिए कोरोना में धड़ाम हो गया सब कुछ, क्योंकि सब ने अपना अपना जब क्रेडिट वापस मांगा, कुछ दे पाए कुछ नहीं दे पाए, जिसके दब गए वो ख़त्म। आई बात समझ में? इसलिए सारी सप्लाई चेन टूट गई थी बाद में। आई बस, इसलिए सरकारों ने इमीडिएट एफर्ट किया कि मॉरेटोरियम दिया जाए,
क्योंकि सारा क्रेडिट जो घूम रहा है उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं कोई मेन क्रेडिट होगा जो बैंकों से डेवलप हुआ होगा। अगर उस मेन क्रेडिट को कुशन दे देंगे तो आगे वो कुशनिंग इफेक्ट सबको दे देगा। इसलिए मॉरेटोरियम पीरियड ऑफर किया गया था कि इतने महीने का मॉरेटोरियम पीरियड है, किस्तें मत पे करो, असल भी मत दो, ब्याज भी मत दो, मॉरेटोरियम है। तो वो मॉरेटोरियम के वाया कोशिश की गई थी कि क्रेडिट मार्केट को बचा के रखो, स्टेबलाइज करो, वरना सब गिर जाएगा। क्योंकि सर्कल रुक गए, सारे उद्योग धंधे जाम हो गए, सड़कों पे कुछ उतर नहीं रहा है। और हम अगर उनसे क्रेडिट वापस मांगेंगे कि किस्त आनी चाहिए, प्रोविजनिंग होनी चाहिए, फिर तो हिल जाएगा सब कुछ, कैपिटल सूख जाएगा बाजार से। इसलिए तब ये सिस्टम आया था। तो कई घरों में बैठे लोग कहते हैं हमें क्या फ़ायदा, या मोराटोरियम क्या होता है, बस 4 महीने किस्त ही नहीं देनी, फिर आखिर में इन्होंने लेनी ही है, हम से लेनी है। वो इतनी छोटी बात नहीं थी कि तुमसे लेनी कि नहीं लेनी, वो तुमसे तो लेनी है, तुमने लिया है लोन तो लेनी क्यों नहीं। वो ये है कि पूरी इंडिया की क्रेडिट मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए वो कदम उठाया गया था। क्योंकि सारी की ईच एंड एवरी जॉब, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई सब क्रेडिट सिस्टम पे खड़ा है। और उस क्रेडिट सिस्टम की जड़ में कहीं वो मेन क्रेडिट जहाँ से पैसा आता है वही घूमता फिरता रहता है। वहीं पे अगर थोड़ा रिलैक्सेशन दे देंगे तो पूरी मार्केट में स्पिल ओवर इफेक्ट हो जाएगा, उसका बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, सो दिस क्रेडिट सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इस व्यक्ति की ज़िंदगी क्या कर दी बेहतर। तो क्रेडिट क्या करता है, बेटर ऑफ। क्रेडिट ज़िंदगी को क्या करता है, बेटर। तो बेटर ऑफ, क्या क्रेडिट ऑलवेज ऐसा करता है? आइए समझते हैं। देयर इज अ फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, डन, छोटा स्मॉल मार्जिनल फार्मर। और सपोज कीजिए कि इसके पास 3 एकड़ लैंड है, अनइरिगेटेड 3 एकड़ लैंड। और इसने अपने इनपुट्स की ज़रूरतों के लिए, एग्रीकल्चरल इनपुट्स की ज़रूरतों के लिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइज़र्स के लिए, ट्रैक्टर और बाकी चीज़ों के लिए, इरिगेशन के लिए पैसा कहीं से जुटाया, सपोज करो, और इसने फसल उगाई। 6 मंथ्स बीत गए, इसने रज के फर्टिलाइज़र्स और रज के पेस्टिसाइड डाले थे, लेकिन फिर भी फसल को उस साल कीड़ा लगा सारे तरफ। इसके फसल को भी पेस्ट अटैक हो गया, इसको कहते हैं क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर हो गया। इसने जो क्रेडिट उठाया था वो क्रेडिट रीपे नहीं कर पाया क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया। फर्स्ट, ये क्रेडिट रीपे नहीं कर पाया, इतनी बात समझ में आई। सेकंड, इमीडिएटली अगला क्रॉपिंग साइकिल स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्रॉप सीज़न के अधीन है। सीज़न रुकेगा नहीं तुम्हारे कहने पर कि तुमको अभी पैसा नहीं है बाद में लगा लेंगे, सीज़न रुक, ऐसा नहीं होता, वही नेचुरल है। इमीडिएटली नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल, पिछला कर्जा उतरे, कुछ क्रॉप ही फेलियर हो गया, नई फसल के लिए पैसा जमा हो है ही नहीं क्योंकि क्रॉप ही फेलियर हो गया। थोड़ा बहुत कुछ पैसा है, दैट्स ऑल, फुटकल खर्चों के लिए। तो नई क्रॉपिंग साइकिल के लिए अगेन न्यू क्रेडिट, फिर से एक और क्रेडिट, और उसमें ये प्रॉमिस है कि पिछला और इस बार वाला दोनों चुकता कर देंगे। तो फिर से एक नया क्रेडिट, फ्रेश क्रेडिट। और इस बार क्रॉप हुई ओनली नॉर्मल क्रॉप, तो उससे जो फसल से जो पैसा आया वो इतना ही आया कि फसल के खर्चे निकले, अपनी जो दिहाड़ियाँ लगी वो निकले, और इस बार के कर्जे का थोड़ा बहुत ब्याज वगैरह चुकसा है। पिछले बार के कर्जे का ब्याज असल दोनों, इस बार के कर्जे का असल दोनों मिल गए। तीसरे क्रॉपिंग साइकिल के लिए तो पैसा मिलना ही नहीं है, आपको थोड़ा बहुत खेत बेचना पड़ेगा और फिर आप पिछला सारा क्रेडिट ख़त्म करोगे ताकि नए फ्रेश क्रेडिट्स मिलके आगे बढ़ सकें। तो 3 एकड़ से रह गए आप 2 एकड़, आपको पकड़ लिया है क्रेडिट ने। इसको कहते हैं यू आर कॉट बाय यू गेट इनटू द ट्रैप ऑफ द क्रेडिट। आप उसकी गिरफ्त में आ गए हैं, उसने जकड़ लिया है आपको और अब आप उससे निकलना चाहते हो। इसे डेट ट्रैप कहते हैं। इट्स अ डेट ट्रैप। उस पर्सन की सिचुएशन वर्स ऑफ हो गई, तो एक बेटर ऑफ, एक वर्स ऑफ, दोनों में रोल किसने प्ले किया? क्रेडिट। तो क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि पहचाने कि कौन सा सेक्टर फ्रेजाइल होता है, कौन सा सेक्टर स्ट्रांग होता है, कौन सा सेक्टर ह्यूमन फैक्टर के बाहर है, जैसे कि पर्यावरण, खेती। जूते में तो अब क्या कीड़ा लगना, जूते में तो अब क्या ही मतलब ऐसा होना कि फेल हो जाए, जूता तो इंसान बना रहा है। एक्सट्रीम केस ये होगा कि जिस क्लाइंट ने उसका ऑर्डर लिया था,
एक्सट्रीम केस सुन लो, आपकी एक्सट्रीम बुक में ये भी कॉलम है, ये भी हो जाता है, उसकी भी ज़िंदगी वर्स ऑफ हो सकती है। कैसे? दिवाली में जूतों का ऑर्डर भुगताना था, दिवाली से हफ्ते पहले कोरोना वायरस, शटडाउन, लॉकडाउन, मार्केट्स लॉकडाउन। तो जिसने ऑर्डर करा 3000 जूतों का, उसने हाथ खड़ा कर दिए, कहते इट्स पेंडेमिक, मैं ऑर्डर नहीं लूँगा। उसने कहा बाबूजी ऑर्डर ले लो, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैंने इतना कर्जा उठा करके आपका ऑर्डर बनाया है। तो कई फिल्मों में दिखाते हैं, आमिर खान की एक बहुत पहली फिल्म है जूही चावला के साथ, कपड़े उपड़े एक्स्ट्रा टेलर बैठा के एक्स्ट्रा मशीन लगा के बनाते हैं, वो फिल्म घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा लगता है, ऐसा करके गाना था उसमें। तो उसमें ऐसे ही है कि उनका ऑर्डर नहीं उठाते वो आगे, तो एकदम बर्बाद होने को हो जाते हैं वो। तो ऐसे ही इसका ऑर्डर नहीं आगे उठाएगा तो ये भी बर्बाद हो जाए। तो कई बार इंटरनेशनल मार्केट्स का क्रैश हो जाना, पेंडेमिक जैसी सिचुएशंस आ जाना, जियो पॉलिटिकल टेंशंस, वॉर हो जाना, इस मामले में भी कई बार उद्योगपतियों को भी नुकसान हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। और फिर वो कर्जे नीचे आ जाता है, तो फिर सरकार से वो कहते हैं कि हम अपने कारण से नहीं आए हैं कर्जे में। तो इसलिए आपको बताऊं मैं, सरकार जब भी ये देखती है, जब हम कर्जा नहीं चुकाते या ब्याज भी नहीं देते 90 दिनों तक, तो हो क्या जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्यों? क्योंकि जो भी पैसे बैंक में जमा कराए जा रहे हैं वो तो बैंक की देनदारियां हैं, बैंक की जिम्मेदारियां, वो लायबिलिटी हैं। बैंक उन पैसों को जब आगे ब्याज पर दे रही है किसी को, तो उसी पैसे पे बैंक को कमाई हो रही है, तो वो बैंक के एसेट हैं। तो जो भी लोन बैंक मार्केट में देते हैं वो बैंक के एसेट होते हैं, और जो भी पैसा हम बैंक में जमा कराते हैं वो बैंक की लायबिलिटी होती है। तो हमने 10 लाख बैंक को जमा कराया तो बैंक की लायबिलिटी है 10 लाख, और उसमें से 8 लाख बैंक ने मार्केट में भेजा है ब्याज पर, तो बैंक के एसेट हैं 8 लाख के। तो ऑलवेज हम ये देखते हैं कि बैंक के पास लायबिलिटी कितनी है और एसेट कितने हैं, इससे बैंक की हेल्थ का पता लगता रहता है, पहली बात। दूसरी बात, एसेट तभी तक एसेट है जब तक वो परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने का मतलब कि ब्याज ला रहे हैं, असल आ रहा है। जब 90 दिन बीत गए, ना ब्याज आया ना असल आया, एसेट ने परफॉर्म करना बंद कर दिया, तो हम उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। तो कई बार ऐसा होता है, सरकारें ये आइडेंटिफाई करती हैं कि वो जो उद्योगपति जेन्युइन हैं और एनपीए हो गए, बाज़ार फेल हो गया, अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, कोई बीमारी फैल गई, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, उनके साथ बैंक नरमी से पेश आए। लेकिन वो जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं था और वो विलफुली जानबूझ करके लोन नहीं वापस कर रहे, दे आर विलफुल डिफॉल्टर, इनको दबोच दो, दबोच लो इनको। आई बात समझ में? तो इसलिए एक होते हैं विलफुल डिफॉल्टर, जानबूझ के शैतानियां करने वाले, दे सकते हैं, दे नहीं रहे, कहते हैं बाद में करेंगे OTS, वन टाइम सेटलमेंट, चूना लगाएंगे सरकार को, बैंकों को। एक होते हैं जेन्युइन, कहते हैं ये फैक्ट्री है, ये मार्केट है, स्टडी कर लो, हमारी गलती है, 20 साल से लोन वापस कर रहे हैं, इसी साल क्यों नहीं किया पता करो। तो वो जेन्युइन है, उनको नरमी दो, लोन एक्सटेंड कर दो, रीराइट कर दो, कुछ भी कर दो। ऐसे टर्म आप अखबारों में पढ़ेंगे कि सरकार फ़र्क पैदा करती है। एक होते हैं डिफ़ॉल्टर जो विलफुल है, एक जो विलफुल नहीं है, वो किसी हालात के मारे। लेकिन किसानी में तो अब वो तो है ही गेम मौसम के अधीन, बीमारी लग गई, मौसम ऐसा हो गया, बरसात ज़्यादा आ गई, सूखा पड़ गया, क्या करें, बाढ़ आ गई, तो वो तो गया काम, उसका तो कर्जा लेकर के वो तो डूब गया, डेट ट्रैप में आ गया। इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है सरकारों से कि सरकारें ज़्यादा मदद करें, तो सरकारों को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है किसानी के क्षेत्र में। आई बात समझ में कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि क्रॉप फेलियर जो हुए उस वजह से कर्जा नहीं दे पाए हैं, तो कर्जे में जो ब्याज का एक बड़ा हिस्सा है सरकार अपने जिम्मे ले ले सब्सिडी के वाया। तो जैसे मान लीजिए कि 8% ब्याज आम आदमी को लगता है, तो सरकार क्या करती है, बैंक को ये कहती है किसान से 4% लो आप, तो बैंक कहता है बाकी 4% गवर्नमेंट कहती है हम पे करेंगे। तो हर किसान के मान लो लोन के बदले सरकार 4% ब्याज का खर्चा खुद उठा रही है, तो ये सब्सिडी है। आई बात समझ में? तो इस तरह से बहुत प्रयास किए जाते हैं कि किसानों के ब्याज कम हो, ऋण की शर्तें नर्म हो, ऋण की शर्तें नर्म हो, शब्द है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ईजी हो। तो अब हम असल कहानी की तरफ बढ़ने वाले हैं, दैट इज़ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्योंकि हमने देखा क्रेडिट कितना ज़रूरी है।